बेताल ने चौथी कहानी सुनाना प्रारंभ की। भोगवती नाम की एक नगरी थी। उसमें राजा रूपसेन राज करता था। उसके पास चिंतामणि नाम का एक तोता था। एक दिन राजा ने उससे पूछा, हमारा ब्याह किसके साथ होगा? तोते ने कहा, मगध देश के राजा की बेटी चंद्रावती के साथ होगा। राजा को तोते की बात पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने ज्योतिषी को बुलाकर पूछा तो उसने भी यही कहा। उधर मगध देश की राजकन्या के पास एक मैना थी। उसका नाम था मदन मंजरी। एक दिन राजकन्या ने उससे पूछा कि मेरा विवाह किसके साथ होगा, तो उसने कह दिया कि भोगवती नगर के राजा रूपसेन के साथ। इसके बाद दोनों को विवाह हो गया। रानी के साथ उसकी मैना भी आ गई। राजा रानी ने तोता मैना का ब्याह करके उन्हें एक पिंजड़े में रख दिया। एक दिन की बात कि तोता मैना में बहस हो गई। मैना ने कहा, आदमी बड़ा पापी, दगाबाज और अधर्मी होता है। तोते ने कहा, स्त्री झूठी, लालची और हत्यारी होती है। दोनों का झगड़ा बहुत बढ़ गया तो राजा ने कहा, क्या बात है, तुम आपस में लड़ते क्यों हो? मैना ने कहा, महाराज, मर्द बड़े बुरे होते हैं। यह सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। इसके बाद मैना ने एक कहानी सुनाई। इलापुर नगर में महाधन नाम का एक सेठ रहता था। विवाह के बहुत दिनों के बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। सेठ ने उसका बड़ी अच्छी तरह से लालन पालन किया, पर लड़का बड़ा होकर जुआ खेलने लगा। सेठ बहुत दुखी रहने लगा। बेटे को बहुत समझाता पर कोई फायदा नहीं हुआ और एक दिन सेठ की मृत्यु हो गई और लड़के ने अपना सारा धन जुए में खो दिया। जब पास में कुछ न बचा तो वह नगर छोड़कर भटकते भटकते चंद्रपुरी नामक नगरी में जा पहुंचा। वहां हेमगुप्त नाम का साहूकार रहता था। उसके पास जाकर उसने अपने पिता का परिचय दिया और कहा कि मैं जहाज लेकर सौदागरी करने गया था। माल बेचा, धन कमाया, लेकिन लौटते समय समुद्र में ऐसा तूफान आया कि जहाज डूब गया और मैं जैसे तैसे बचकर यहां आ गया। उस सेठ की एक लड़की थी, रत्नावती। सेठ को बड़ी खुशी हुई कि घर बैठे इतना अच्छा लड़का मिल गया। उसने उस लड़के को अपने घर में रख लिया और कुछ दिन बाद अपनी लड़की से उसका ब्याह कर दिया। दोनों वहीं रहने लगे। कुछ दिन बीतने के बाद अंत में एक दिन वहां से विदा हुए। सेठ ने बहुत सा धन दिया और एक दासी को उनके साथ भेज दिया। रास्ते में एक जंगल पड़ता था। वहां आकर लड़के ने स्त्री से कहा, यहां बहुत डर है, तुम अपने गहने उतार कर मेरी कमर में बांध दो। लड़की ने अपने पति की बात सुन ऐसा ही किया और अपने सारे गहने लड़के को दे दिया। इसके बाद लड़के ने कहारों को धन देकर डोली को वापस करा दिया और दासी को मारकर कुएं में डाल दिया। इतना कर फिर स्त्री को भी कुएं में पटक कर आगे बढ़ गया। स्त्री रोने लगी। एक मुसाफिर उधर जा रहा था। जंगल में रोने की आवाज सुनकर वह वहां आया और एक स्त्री को कुएं में देखकर उसे कुएं से निकालकर उसके घर पहुंचा दिया। सेठ ने अपनी बेटी ऐसी स्थिति देखकर सब हाल पूछा। स्त्री ने माँ बाप से कह दिया कि रास्ते में चोरों ने हमारे गहने छीन लिए और दासी को मारकर मुझे कुएं में ढकेल कर भाग गए। बाप ने उसे ढाढ़स बंधाया और कहा कि तू चिंता मत कर, तेरा पति जरूर जीवित होगा और किसी दिन आ जाएगा। उधर वह लड़का जेवर लेकर शहर पहुंचा। उसे तो जुए की लत लगी ही थी। वह सारे गहने जुए में हार गया। उसकी बुरी हालत हुई तो उसे चंद्रपुरी नगरी की याद आई। वह यह बहाना बनाकर कि उसके लड़का हुआ है, फिर अपनी ससुराल चला। वहां पहुंचते ही सबसे पहले उसकी स्त्री ही उसे मिली। वह बड़ी खुश हुई। उसने पति से कहा, आप कोई चिंता न करें, मैंने यहां आकर दूसरी ही बात कही है। और जो कहा था वह अपने पति को बता दिया। सेठ अपने जमाई से मिलकर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उसे बड़ी अच्छी तरह से घर में रखा। कुछ दिन बाद एक रोज जब वह लड़की गहने पहने सो रही थी, तब लड़के ने चुपचाप छुरी से उसे मार डाला और उसके गहने लेकर भाग गया। मैना बोली, महाराज, ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा। ऐसा पापी होता है आदमी। मैना की बातें सुनकर राजा ने तोते से कहा, अब तुम बताओ कि स्त्री क्यों बुरी होती है? इस पर तोते ने यह कहानी सुनाई। कंचनपुर में सागर दत्त नाम का एक सेठ रहता था। उसके श्री दत्त नाम का एक लड़का था। वहां से कुछ दूर पर एक और नगर था, श्री विजयपुर। उसमें सोमदत्त नाम का सेठ रहता था। उसकी एक लड़की थी। उसका विवाह श्री दत्त से हुई थी। ब्याह के कुछ दिन बाद ही श्री दत्त व्यापार करने परदेश चला गया। 12 बरस हो गए और वह न आया तो जयश्री व्याकुल होने लगी। एक दिन वह अपनी अटारी पर खड़ी थी कि एक आदमी उसे दिखाई दिया। उसे देखते ही वह उस पर मोहित हो गई। उसने उस आदमी को अपनी सखी के घर बुलवा लिया। रात होते ही वह उस सखी के घर चली जाती और रात भर वहां रहकर दिन निकलने से पहले ही लौट आती। इस तरह बहुत दिन बीत गए। इस बीच एक दिन उसका पति प्रदेश से लौट आया। स्त्री बड़ी दुखी हुई। अब वह क्या करे? पति हारा थका था। रात को जल्दी ही उसकी आंख लग गई और स्त्री उठकर अपने दोस्त के घर चल दी। रास्ते में एक चोर खड़ा था। वह देखने लगा कि यह अकेली स्त्री रात में कहां जाती है। धीरे धीरे वह सहेली के मकान पर पहुंची। चोर भी पीछे पीछे गया। संयोग से उस आदमी को सांप ने पहले ही काट लिया था और वह मरा पड़ा था।
स्त्री ने आदमी को लेटे हुए देखा तो समझा सो रहा है और उसके निकट लेट गई। वहीं आंगन में पीपल का एक पेड़ था जिस पर एक पिशाच बैठा यह सब लीला देख रहा था। उसने उस मरे हुए आदमी के शरीर में प्रवेश करके उस स्त्री की नाक काट ली और फिर उस आदमी की देह से निकलकर पेड़ पर जा बैठा। स्त्री रोती हुई अपनी सहेली के पास गई। सहेली ने कहा कि तुम अपने पति के पास जाओ और वहां बैठकर रोने लगो। कोई पूछे तो कह देना कि पति ने नाक काट ली है। उसने ऐसा ही किया। उसका रोना सुनकर लोग इकट्ठे हो गए। पति जाग उठा। उसे सारा हाल मालूम हुआ तो वह बड़ा दुखी हुआ। लड़की के बाप ने कोतवाल को खबर दे दी। कोतवाल उन सबको राजा के पास ले गया। लड़की की हालत देखकर राजा को बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा, इस आदमी को सूली पर लटका दो। वह चोर वहां खड़ा था। जब उसने देखा कि एक बेकसूर आदमी को सूली पर लटकाया जा रहा है तो उसने राजा के सामने जाकर सब हाल सच सच बता दिया। बोला, अगर मेरी बात का विश्वास न हो तो जाकर देख लीजिए, उस आदमी के मुंह में स्त्री की नाक है। राजा ने दिखवाया तो बात सच निकली। इतना कहकर तोता बोला, हे राजा, स्त्रियां ऐसी होती हैं। राजा ने उस स्त्री का सिर मुड़वाकर गधे पर चढ़ाकर नगर में घुमवाया और शहर से बाहर छुड़वा दिया। यह कहानी सुनाकर बेताल बोला, राजा बताओ कि दोनों में ज्यादा पापी कौन है? राजा ने कहा, स्त्री। बेताल ने पूछा, कैसे? राजा ने कहा, मर्द कैसा ही दुष्ट हो, उसे धर्म का थोड़ा बहुत विचार रहता ही है, स्त्री को नहीं रहता, इसलिए वह अधिक पापिन है। राजा के इतना कहते ही बेताल फिर पेड़ पर जा लटका। राजा लौट कर गया और उसे पकड़कर लाया। रास्ते में बेताल ने 5वीं कहानी सुनाई। दोस्तों, बेताल पच्चीसी की चौथी कहानी यही समाप्त होती है। आगे की कहानी सुनने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। और आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।